नमो नमः। सभी का स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है सुरवाणी विलासः। हम इसमें प्रारंभिक संस्कृत अध्ययन करते हैं और भाषा सीखते हैं। तो प्रार्थना करके प्रारंभ करेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै वाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आज के पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं इकारांत उकारांत पुल्लिंग शब्द। सभी विभक्तियों को पढ़ेंगे हरि शब्द गुरु शब्द को उदाहरण के रूप में लेकर। ठीक है, तो उससे पहले हम एक काम करेंगे। पिछले सप्ताह हमने क्या पढ़ा उसको एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। पिछले सप्ताह नहीं, पिछले पाठ तक हमने, जब हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया था धातुओं के 3 into 3 ग्रिड खत्म हो गया था, उसके बाद हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया था इसी पाठमाला का। पार्ट 2 में हमने शब्द रूप पढ़े। ठीक है, शब्द रूपों के सारे 7 विभक्तियां अकारांत पुल्लिंग को लेकर वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनके रूप बनते हैं, क्या क्या उसमें स्टेप्स रहते हैं, कितने अंतर्भाग रहते हैं, हमने सब कुछ उसमें से स्पष्ट रूप से पढ़ लिया। अभी हम आगे जा रहे हैं। अकारांत खत्म हो गया है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, तो एक मॉडल रहता है, मॉडल के ऊपर आधार, उसी के आधारित करके दूसरे शब्द सब होते हैं। ठीक है, तो इसको फॉलो करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं। अकारांत प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय है, ऐसे चलते हैं। अह, औ, आह, अम, औ, आन, एन और एण, आभ्याम, ऐहि। मैंने अण कहाँ कहाँ आता है ये भी आपको बता दिया है। आया, आभ्याम, एभ्यः, आत, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, योः, अयोः होना चाहिए यहाँ पर, एक्चुअली अयोः होना चाहिए। आणाम, आनाम, फिर ए, योः, एषु। ठीक है, ए, योः, एषु। तो इसको हम सभी शब्दों को लगाते हैं। उदाहरण राम शब्द का सारे विभक्तियां एक बार आप पहली बार देख रहे हैं ऑफिशियली, यू आर सीइंग दिस टेबल फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज कॉल्ड 7 plus 1 into 3 टेबल। 7 plus 1 into 3 टेबल, 7 plus 1 ब्रैकेट में। ठीक है, और वो +1 क्या है मैं समझा चुकी हूँ, जिनको मिस हो गया उनको फिर एक बार बताती हूँ। 7 विभक्तियां होती हैं। ठीक है, एक और होता है संबोधना विभक्ति होती है, वो प्रथमा विभक्ति जैसी ही होती है, केवल उसका एक वचन रूप प्रथमा विभक्ति के एक वचन रूप से थोड़ा सा अंतर रहता है, कभी बहुत अंतर रहता है, पर उसके द्विवचन और बहुवचन रूप विश्वात्मकता से, यानी क्या कहें, पूरा यूनिवर्सली सारे शब्दों में उनका द्विवचन बहुवचन प्रथमा विभक्ति के समान ही होते हैं, केवल एक वचन में कभी हम अंतर देखते हैं। इसीलिए हम संबोधना विभक्ति को 8वीं विभक्ति में गिनती नहीं करते हैं, क्योंकि पाणिनि ने ऐसा नहीं कहा है, सप्त विभक्ति ही कहा है। यहाँ तक का एक वेद मंत्र है जिनको कई शास्त्रों में अप्लाई करते हैं, उसमें केवल संख्या दिया रहता है। वो बहुत सुंदर श्लोक था, मंत्र था, मैं यदि कहीं मिलता है तो मैं देखती हूँ। तो जैसे उसमें 7 करके एक रहता है, उसको हम लोग व्याकरण वाले उसको विभक्तियों के लिए उसको अप्लाई करते, कुछ और है ही नहीं व्याकरण में जो 7 से जुड़कर अप्लाई हो सके। ठीक है, तो इसीलिए 7 ही विभक्तियां होती है। पर हम ग्रिड्स में देखते हैं, टेबल्स में देखते हैं, इसका एक और ग्रिड होता है, सेपरेटली लिखते हैं संबोधना बोल के। और कुछ लोग क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति के तुरंत नीचे लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कुछ बीच में आ पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए संबोधना को अंत में ही रखते हैं, क्योंकि वो प्रधान विभक्ति नहीं है।
ठीक है, प्रधान विभक्ति नहीं है और केवल मध्यम पुरुष के लिए, आह्वान के लिए ही केवल उसका उपयोग होता है। ये ऑलमोस्ट प्रथम पुरुष है, सारे के सारे प्रथम पुरुष ही हैं, पर केवल संबोधना में क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को पुकारने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, इसलिए वो मध्यम पुरुष में उपयोग होता है, इसलिए उसको थोड़ा सेपरेट ही रखेंगे तो ही उसको मीनिंगफुल होगा। मुझे इसका शास्त्रीय अंतरार्थ पता नहीं, जो लोग उसको बीच में रखते हैं, ये भी कोई पूछ चुका है मुझसे, इसलिए मैं इसका समाधान दे रही हूँ कि कुछ पुस्तकों में संबोधना विभक्ति प्रथमा विभक्ति के तुरंत बाद रहती है, जिसका कोई मुझे तो कोई इसका ये नहीं लगता है कुछ मायना है। ठीक है, ये है इसका। और फिर ये 7 हो गए हैं, 7 विभक्तियां +1, इसीलिए हम इसको 7 + 1 × 3 ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, 7 + 1 × 3 ग्रिड, यानी कि 7 विभक्तियां और एक और विभक्ति। ठीक है, तो इसी कारण से वो 7 + 1 × 3 टेबल, जैसे धातुओं का 3 × 3 टेबल रहता है, इसका 7 + 1 × 3 यानी त्रिवचनों का टेबल है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आकारांत शब्द इस प्रकार में, तो सभी शब्दों का 7 + 1 × 3 टेबल रहता ही है। सारे शब्द रूप, इन्हीं को हम लोग शब्द रूप बोलते हैं। रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान्, ये सब जितने भी हैं, तो बहुत सारे लोग इसको हॉरिजॉन्टली पढ़ते हैं, रामः रामौ रामः ऑर्डर में। हम लोग इसको वचनम के हिसाब से पढ़ेंगे, जैसे विभक्ति के हिसाब से पढ़ेंगे तो पूरे 7-8 लाइन याद करने पड़ेंगे। अगर एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम से करेंगे तो 3 लाइन याद करने पड़ेंगे। और एडवांटेज ये होगा कि इसमें 3 ही रूप रहते हैं, इसमें भी 5 ही रूप रहते हैं ऑलमोस्ट इसका। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ का ये दोनों भी मिले रहते हैं, ऐसे इस प्रकार, वो सब मैं आपको तुरंत ही बता दूंगी कि क्या क्या साम्यताएं रहती है, सब कुछ। ठीक है, तो ये विभक्ति का पूरा एक टेबल है, जिसको आप पहली बार देख रहे हैं, जिसको आप समझना चाहते हैं। तो इतने दिन से हम जितनी विभक्तियां पढ़ रहे थे, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, और इसमें कौन कौन से प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर मैं विभक्तियों के अर्थ को पुनरावृत्ति नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अगर चाहिए तो एक बार बता देती हूँ, एक बार, मतलब सब कुछ सभी रूप एक साथ देख रहे हैं तो एकदम हम चौंक जाते हैं कि ये भाई ये हो क्या रहा है, इतने सारे हैं। तो हाँ, इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे थे, बस वही वही चीजें हैं। ठीक है, तो ये पहले ये सामान्य रूप से जो अकारांत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय हैं। ठीक है, और ये है एक उदाहरण राम शब्द को लेकर हमने दिया है। ठीक है, उनके अर्थ बताती हूँ। रामः रामौ रामः, विभक्ति अनुरूप ही अर्थ बताना पड़ेगा, अर्थ बताते समय हम वचन अनुरूप नहीं बता सकते। ठीक है, तो रामः रामौ रामः यानी एक राम, दो राम, कई राम, बस नॉमिनेटिव केस बोलते हैं इसको। इंग्लिश के भी टर्म्स बता देती हूँ ताकि आप कोई इंग्लिश वाली कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। प्रथमा विभक्ति को वो लोग नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। संस्कृत में इसका केवल संख्या से ही हम लोग इसको बोलते हैं विभक्ति को, पर विभक्ति का कोई नाम नहीं होता। हम केवल इसको क्या करते हैं, एक कारक से जोड़कर ही हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कारकों के नाम है तो हम उसी केवल षष्ठी को छोड़कर बाकी 6 कारक हमको विभक्ति से जुड़कर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और ध्यान रहे कि विभक्ति अर्थ भी होते हैं, अलग होते हैं, कारक के नॉन कारक के 2 टाइप के विभक्तियां होती हैं, इसका बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। तो रामः रामौ रामः, उसके बाद रामम रामौ रामान्, रामम यानी राम को, 2 राम को, कई राम को। तो एक ही वचन का बताती जाती हूँ, आप दोनों वचनों में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। को है द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति के द्वारा, राम के द्वारा। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति राम के लिए, पंचमी विभक्ति राम से, षष्ठी विभक्ति राम का, काकी के, राम, फिर सप्तमी विभक्ति राम के अंदर। ठीक है, राम में, राम पर। ठीक है, इस प्रकार राम पर आरोप लगाया तो राम पर, तो राम पर, वो यहाँ पर सप्तमी यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये। अभी इसको एक बार 2 सेकंड के लिए देख लीजिए, इसमें क्या क्या है। इसमें मैंने क्या प्रयास किया है, प्रत्ययों को, रूपों को देने का प्रयास किया है। ठीक है, तो विभक्ति के अनुरूप उसी विभक्ति, जो टेबल्स आपने यहाँ पर अलग रूप से देखे हैं, इन्हीं 2 टेबल्स को हमने जोड़ के ये वाला टेबल बनाया, ताकि हमको एक क्लैरिटी हो जाए, क्लियर आइडिया आ जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है,
तो उसी प्रकार फल के भी मैंने बनाए, वो 2 टेबल पहले वाले नहीं बनाए, फल का तो एक साथ सब मिला के बना डाला है। ठीक है, तो इसका प्रत्यय होते हैं सु औजस, तो उसका अम ए हानि रूप बनता है, केवल प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति का। बाकी सब जो प्रथमा पुल्लिंग शब्द रूपों के हिसाब से चलते हैं, केवल अकारांत नपुंसक लिंग का। ठीक है, अब हम लोग आज के पाठ में प्रवेश कर रहे हैं, तो सावधान होकर सुनिए आज का पाठ। इकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, इकारांत पुल्लिंग शब्द में अभी हमने अकारांत पढ़ लिया है, तो अकारांत पुल्लिंग और इकारांत पुल्लिंग में कोई अर्थ में भेद नहीं होता। जैसे राम है वैसे हरि है, ठीक है, जैसे कृष्णा है वैसे ही रवि है, इसी प्रकार शब्द रूप बनते हैं। बस कुछ शब्द उससे अंत हो रहे, कुछ शब्द इससे अंत हो रहे, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, इतना ही अंतर है। क्या हम लोग इस पाठ के प्रधान लक्ष्य क्या है? रूपों को पहचानना। ठीक है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, पर क्या रूपों में परिवर्तन है? तो बोले तो हाँ है, रूपों में बिल्कुल परिवर्तन है। एक सेकेंड रुकिए। तो इसमें रूपों में परिवर्तन है, तो उसी उन्हीं रूपों का परिवर्तन को हम लोग प्रयास कर रहे हैं समझने के लिए। तो इकारांत पुल्लिंग में तो ये कहाँ से आकारांत से परिवर्तित होते हैं। देखिए, एक हमने मेन रूप से सीखा, अब हर शब्द के लिए, हर अंत अक्षर के लिए इतना समय हम लोग स्पेंड नहीं कर सकते, है ना, ये मानने वाली बात है, और आवश्यकता भी नहीं है एकदम। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आकारांत से इकारांत या उकारांत कहाँ भिन्न है, ठीक है, कहाँ अलग है, वो हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो भिन्न स्थानानि, तो कस्मात् भिन्न, किससे भिन्न है ये आकारांत पुल्लिंग से, कहाँ भिन्न है। तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी एक वचन में, फिर द्विवचन में प्रथमा द्वितीय षष्ठी सप्तमी में अलग अलग रहते हैं, फिर बहुवचन में प्रथमा और तृतीय अलग रहते हैं, बाकी सब समान रहते हैं। ठीक है, पंचमी षष्ठी एक असमान रूप है। ये जो इकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, इनमें क्या होता है, पंचमी षष्ठी का जो एक वचन रूप होता है, यहाँ से लेकर केवल आकारांत में ही आत और अस्या करके 2 रूप है, बाकी सभी शब्द रूपों में जितने सारे आने वाले हैं आगे, आप आंखें बंद करके इसको एक रूल बना सकते हैं कि 5th एंड 6th विभक्ति सारे एक वचन के समान रूप होते हैं, यानी जो पंचमी विभक्ति का रूप होगा वही षष्ठी विभक्ति का रूप होगा। ठीक है, और भ्याम और भ्याह ये 5 जगह जुड़ते हैं, भ्याम 3 जगह जुड़ता है, भ्याह 2 जगह जुड़ता है। तो इनसे पहले, इन प्रत्ययों से पहले ह्रस्व होता है, क्योंकि ह्रस्व इकारांत है। ठीक है, ह्रस्व ई है, इसलिए उससे पहले इभ्याम इभ्यः इस प्रकार आता है। ठीक है, तो आप याद करते समय जैसे हमने प्रत्ययों का अलग टेबल बनाया है, उसी प्रकार हम इसका भी बनाएंगे। इसको बनाते समय इभ्यः इभ्याम करके हम लोग पहले ही लिख लेंगे, तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके आगे है इकारांत यकार से संबद्ध है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, जब गुण पढ़ा रही थी तब मैं बता चुकी हूँ कि इकारांत जो होता है उसमें या का अंश होता है, या में ई का अंश होता है, तो दोनों का संबंध है। तो वो अंश मैंने आपको उस समय बताया था कि आगे आके आपको पता चलेगा कहाँ संबद्ध है वो। तो ये आज हम वहां पर पहुंचे हैं जहाँ पर आपको इसका एक एरिया, ठीक है, परिचित हो रहा है, एक क्षेत्र जहां पर ई और या की संबद्धता हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, वो अभी चल रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट उकारांत पुल्लिंग के देखते हैं, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट नहीं पूरा सेम है। ठीक है, केवल एक अंश अलग है कि उकार वकार से संबद्ध होता है, बाकी सब सेम है। ठीक है, इनके भिन्न स्थान भी समान है, इसी के जैसे इसमें भी अलग रहते हैं आकार से, ये भी इकार से नहीं, आकार से, आकार से हम लोग इसका आकारांत से इसका हम लोग तुलना कर रहे हैं, तुलना करके ये जानते हैं कि ये स्थान भिन्न है। इसके भी प्रथमा पंचमी षष्ठी एक समान होगी। इसके आगे मैं इतना विस्तृत नहीं बताऊंगी। ठीक है, अभी अकारांत हो गया, बहुत विस्तृत रूप से हमने इतने लेसन्स लगा के हमने उसको पढ़ा। अभी इकारांत उकारांत को तुरंत इंट्रोड्यूस कर देंगे। अभी आपको विभक्तियां पता है, रूप कैसे बनाते हैं पता है, प्लस लगा के उसमें कौन कौन से अंश रहते हैं ये पता है। अब बाकी को क्विकली हम लोग बनाते चलेंगे। ठीक है, चलिए अभी इसको प्रत्ययों को एक बार देख लीजिए, या कोई आगे आके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं।
कामनी भगिनी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप एक बार आके पढ़िए भगिनी, पूरा इसमें जितना लिखा है स्लाइड में पूरा पढ़िए। ओके, हाँ ज्योति भगिनी है? हाँ दीदी, कामनी भगिनी है, ओके पढ़िए। इ ऊकारान्त पुल्लिङ्गः विभक्ति प्रत्ययाः। प्रथमा एकवचनम् ईह इः, द्विवचनम् ई, बहुवचनम् अयः। द्वितीया एकवचनम् इम्, द्विवचनम् ई, बहुवचनम् ईन्। तृतीया एकवचनम् इना इणा, द्विवचनम् इभ्याम्, बहुवचनम् इभिः। चतुर्थी एकवचनम् अये, द्विवचनम् इभ्याम्, बहुवचनम् इभ्यः। पंचमी एकवचनम् एह, द्विवचनम् इभ्याम्, बहुवचनम् इभ्यः। षष्ठी एकवचनम् एह, द्विवचनम् एहा नहीं है, ए के बाद हे आता है शब्द, ठीक है, साउंड को देखिए, हे एहे। द्विवचनम् योः, बहुवचनम् ईनाम् ईणाम्। सप्तमी एकवचनम् औ, द्विवचनम् योः, बहुवचनम् इषु। संबोधनम् हे ए, हे ई, बहुवचनम् हे अयः। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर। अब तो ऊ का पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आपने इतने सुंदर रूप से पढ़ा कि सारे रूप सबको पता चल गए हैं, ठीक है, बहुत थैंक यू सो मच। उसी प्रकार का ऊ भी रहता है, ठीक है, ऊ अवाह, इस प्रकार से इसको हम रिलेट करके पढ़ेंगे। अभी इसको ये देखते हैं कि ये कैसे शब्द में जुड़कर क्या होता है, इसको देखते हैं। इसको पढ़ने के लिए ज्योति भगिनी आप एक टेबल पढ़िए, आवश्यकता नहीं दूसरा सब पढ़ने की। इ ऊकारान्त पुल्लिङ्गः शब्द रूपाणि एकवचनं प्रथमा विभक्ति हरिः, द्वितीया विभक्ति हरिं, तृतीया विभक्ति हरिणा, चतुर्थी विभक्ति हरये, पंचमी विभक्ति हरेः, षष्ठी विभक्ति हरेः, सप्तमी विभक्ति हरौ, संबोधना विभक्ति हे हरे, द्विवचनम प्रथमा विभक्ति हरि, द्वितीया विभक्ति हरि, तृतीया विभक्ति हरिभ्याम, चतुर्थी विभक्ति। हरि पर दीर्घ मत लगाइए, फिर आप दीर्घ लेके पढ़ेंगे तो आप फिर लिखने में भी दीर्घ आ जाएगा। हरिभ्याम, स्ट्रिक्टली हरिभ्याम, हरिभ्याम। चतुर्थी विभक्ति हरिभ्याम, पंचमी विभक्ति हरिभ्याम, षष्ठी विभक्ति हरियोः, सप्तमी विभक्ति हरियोः, संबोधना विभक्ति हे हरि, बहुवचनम प्रथमा विभक्ति हरयः, द्वितीया विभक्ति हरीन्, तृतीया विभक्ति हरिभिः, चतुर्थी विभक्ति हरिभ्यः, पंचमी विभक्ति हरिभ्यः, षष्ठी विभक्ति हरीणां, सप्तमी विभक्ति हरिषु, संबोधना विभक्ति हे हरयः। बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो अभी समझ गए हैं ना? तो इसमें इसके अर्थ के लिए बुलाती हूँ। चलिए ठीक है, हाँ देखते हैं कौन अर्थ अच्छे से बताता है। हम बुलाएंगे कोहम भैया। कोहम भैया बताइए, इनके विभक्तियों के अर्थ लगाकर बताइए, केवल एक वचन अप्लाई करके बताइए, काफी है। हरि का या गुरु का? हरि का या गुरु का? ये मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, एक वचनम प्रथमा विभक्ति ही हरि ही, नाम है, नामपद है, हरि ही प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति ही हरिम, हरि का, करता ने हरि को, हरि को। तृतीय विभक्ति हरिणा मीन्स हरि का, के द्वारा, के द्वारा, हरि के द्वारा। अच्छा,
कर्ता ने कर्म को करण से, हरि से मतलब हरि से, हरये के लिए, हरि के लिए, हरे है हरि से, संप्रदान है ना, हरि से, हरि के हरि काके की रारेरी नाने नी। फिर षष्ठी विभक्ति, नहीं षष्ठी का काकी के है, षष्ठी का काकी के है। अच्छा पंचमी का से है, से अपादान से संबंध है, हरे काके की रारेरी नाने नी। संबोधना विभक्ति नहीं, उसके बाद सप्तमी विभक्ति पर, में पर, हरि हरि हरव मीन्स हरि का, हरि में, हरि के लिए, या क्या होगा, हरि हरव, ए हरे, हरि ए हरे, हरि में, हे हरे, हरि में, हरि में, अच्छा सप्तमी में हरि में, संबोधन में हरे संबोधन, ओ हरि, द्विवचन हे हरि, फिर वही दो हरि हो गए, दो हरि, बहुत सारे हरि के लिए अप्लाई हो, बहुत सारे हरि के लिए अप्लाई हो। हाँ मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, आवाज मुझे वापस आ रही है, सॉरी। हाँ चलिए, अच्छा बताया। हाँ एक बात मैंने आपको विभक्तियों के पाठ के प्रारंभ में बोला था, ने को से के लिए, ये जो भी है कर्ता ने कर्म को, वो जो भी है आप उसी ऑर्डर में आप सीखेंगे, ठीक है। मैं आपको मटेरियल नहीं दे पाई, वो गूगल में आप ने को से करके डालेंगे तो आ जाएगा विभक्तियों के रूप, या हिंदी विभक्तियां करके आप डालेंगे तो विकिपीडिया में भी मिल जाएगा आपको, या फिर बहुत सारे जो हिंदी ग्रामर के बेसिक बताते हैं उस वेबसाइट्स में अवश्य होंगे, ठीक है। मैंने देखे तो नहीं, पर आपको मिल जाएंगे। मैं तेलुगु, कन्नड़ा और इसमें सब देखी थी, इंग्लिश में भी संस्कृत में भी मिले मुझे, तो हिंदी में आप हाँ दीदी है, मेरे पास भी बना हुआ है, बच्चों के लिए बनाई थी वो, मैं दे दूंगी ग्रुप में। राइट, ठीक है, अस्तु। तो ये आप उसका लिंक ग्रुप में दे देंगे तो सबको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो हाँ हम अभी इसका गुरु का भी इसी प्रकार अप्लाई करेंगे। तो एक गुरु को, गुरु से के द्वारा, गुरु के लिए, गुरु से, गुरु काकी के, गुरु में, पर हे गुरु, हे गुरुदेव, ऐसा, ठीक है। ये फिर अभी ये, अरे ओके ठीक है। हाँ तो ये इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, ओके। कुछ मैंने एक जगह पूरा ये करने का प्रयास किया है। गिरि, पवि, असी, मणि, कवि, रवि, वाल्मीकि, नृपति, सारथी, मुनि, यति, अग्नि, पाणि, अरि, ऋषि, उदति, और इनके अर्थ भी दे दिए हैं। आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं, इनको प्रयोग कर सकते हैं। तो वो जो हरि हमने पढ़ा है उनमें गिरि लगाइए, पवि लगाइए, असी लगाइए, यति लगाइए, पाणि लगाइए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अर्थ मिल जाएगा। हम ये सारे खत्म होने के बाद हम एक दिन अभ्यास जब रखेंगे, उस दिन मैं आपसे पूछूंगी कि पाणि के लिए, उसके लिए आप कौन सा विभक्ति और क्या रूप होगा, ठीक है। फिर नृपति में, इसको बोलने के लिए क्या होगा, इस प्रकार मैं आपसे पूछूंगी, तो उस डायरेक्शन में आप सारे शब्द याद करेंगे, ठीक है। और मैं हिंदी में ही बताऊंगी आपको अर्थ, आपको संस्कृत का शब्द भी बताना होगा और विभक्ति भी बतानी होगी, ठीक है। ये इसके बाद उकारांत के कुछ शब्द मैंने एकत्रित किए हैं, तो ये भी आपको अर्थ के साथ है। तो गुरु के जितने जैसे रूप चल रहे हैं उस प्रकार के आप ये करेंगे, ठीक है, उनका अप्लाई करेंगे। जैसे मैं बोलूंगी दो बिल्लियों के लिए, तो आप बिल्ली के लिए शब्द बताएंगे ओतुहु, ओतुहु। फिर आप गुरु के रूप देखेंगे, उसमें के लिए का चतुर्थी विभक्ति है, दो बिल्ली बोला है इसलिए द्विवचन है, तो भ्याम आएगा, ओतुभ्याम, ठीक है, विसर्ग निकल जाएगा। तो इस प्रकार अप्लाई करना भी आप सीखिएगा। इनमें से कोई एक दो शब्द ले लीजिए, सारे विभक्ति के रूप, या तो गुरु शब्द को देखकर बोलना प्रयास कीजिए, या फिर लिखेंगे तो बहुत ही सुंदर होगा, लिखकर आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके उकारांत पुल्लिंग शब्द और इकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। इसके बाद हम नए टॉपिक में जा रहे हैं। तो ये आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं
इसके बारे में मैं फिर से एक बार रिवीजन करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के प्रत्यय हमने सीख लिए थे पिछले सप्ताह। इसमें होता ये है कि ये परस्मैपदी जैसे ही होते हैं अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल रूप में परिवर्तन होता है। हाँ, और इनके वही सारे चलते हैं जो परस्मैपदी धातुओं के चलते हैं। अच्छा, अभी आप पूछेंगे परस्मैपदी क्या है, आपने तो हमको बताया ही नहीं। ठीक है, तो परस्मैपदी वो होते हैं जो आत्मनेपदी नहीं होते हैं। ओके तो आप हंसेंगे, कैसे कैसे, ये कैसा डेफिनेशन है? तो हाँ, पाणिनि जी का वैसा ही डेफिनेशन है। ओके, तो पाणिनि जी यही कहते हैं कि जो आत्मनेपदी नहीं है वो सब परस्मैपदी। ठीक है, तो एक्चुअली परस्मैपदी वो होते हैं जो वही जिसका क्रिया का फल, जो एक क्रिया करने से उसका जो फल रहता है वो अगर कर्ता में है तो आत्मनेपदी है, दूसरों में है तो परस्मैपदी है। ठीक है, ये ऑफिशियल उसका मीनिंग है, पर ऑल द 9 गणास के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। उसमें परस्मैपदी आत्मनेपदी में कोई अंतर नहीं होता। ये कहाँ अप्लाई होता है? तो केवल उभयपदी धातु में अप्लाई होता है, जो दोनों लेते हैं, और दशम गण के सारे धातु उभयपदी होते हैं। ठीक है, तो दिस रिवीजन मैं बार बार इसलिए करना चाहूंगी ताकि आपको कभी भी आगे कोई परेशानी ना हो। ये मैं बार बार बताती रहूंगी आपको यही बातें। ठीक है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, माइंड में बैठ जाए, फिर आप आत्मनेपदी देख के, मेरे कोई स्टूडेंट्स आत्मनेपदी देखकर परेशान नहीं होंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये भाई ये क्या है संस्कृत में, ऐसे बिल्कुल चिंतित नहीं होंगे। ओके, तो इसी के लिए ये व्यवस्था है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको एक टेबल में पूरा दे दिया। ये आत्मनेपदी अलग से, यहाँ पर ते इते अंते या फिर ते एते अंते, से एथे द्वे, ए आवहे आमहे। हाँ, रभते रभेते रभन्ते, आरभ सुना ना, आरंभ उसी का धातु रभ धातु है। रभते रभेते रभन्ते या फिर रमते रमेते रमन्ते, लभते लभेते लभन्ते। हाँ, यतते यतेते यतन्ते। अब कोई भी धातु आत्मनेपद का लगा लीजिए, उसका यही रूप होगा। रभसे रभेथे रभत्वे, रभे रभावहे रभामहे, आवहे आमहे। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर धातु में अप्लाई किया। अभी देखिए ये आत्मनेपदी के प्रत्यय और फिर उसके रूप एक साथ। ओके, इसके बाद ये टेबल अब इसको मैं चाहूंगी कि सच में कोई पढ़े, बट इट्स लिटिल टाइम टेकिंग। ओके, लभावहे लभामहे। ठीक है, तो ये इसके बाद, हाँ, तो ये परस्मैपदी और आत्मनेपदी के एक साथ हमने देखने के लिए बनाया है। मैं पढ़ती हूँ इसको। आपने मुझे कहा पढ़ने के लिए? नहीं नहीं, आपने प्रश्न पूछा ना, हाँ, तो पहले तो मैंने पूछा क्या है। पढ़िए, कोई बात क्या है, पढ़िए पढ़िए, नो प्रॉब्लम, पढ़िए पढ़िए। अच्छा, आत्मनेपद प्रत्ययाः परस्मैपद प्रत्ययाः च प्रथम पुरुषः प्रत्ययाः रूपाणि। परस्मैपदी आत्मनेपदी ति ते रूपाणि वदति मोदते। द्विवचनं त एते रूपाणि वदतः मोदेते। एंड बहुवचनं अन्ति अन्ते वदन्ति मोदन्ते इति रूपाणि। मध्यम पुरुष प्रत्ययाः सि से थ एथे थ द्वे रूपाणि परस्मैपदी आत्मनेपदी वदसि मोदसे वदथः मोदेथे वदथ मोदध्वे। देन उत्तम पुरुष प्रत्ययाः आमि ए आवह वहे आमह महे रूपाणि परस्मैपदी वदामि वदावह वदामः। आत्मनेपदी मोदे मोदावहे मोदामहे। बहुत सुंदर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, बहुत सुंदर। हाँ, कंफ्यूजिंग धन्यवाद, काम आएगा, आगे काम आएगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है आत्मनेपद प्रत्यय का दशमगण धातुओं को एक साथ हम देख लेते। इससे पहले मैं आपको पूरा इसके सारे अंश, अंतर विभाग सब बता चुकी हूँ कि इसमें कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, कैसे होता है, पूरा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का बताकर आए हैं हम लोग। तीनों का
एक एक दिन एक एक पाठ हमने कर लिया, अभी पूरा मिला के एक साथ में दशम गण का इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। इसमें स्टेप्स नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। तो ये ज्ञा धातु है, ठीक है, ज्ञा धातु दशम गण का है आत्मनेपदी का। तो सॉरी, तीते, ये तीते इसलिए डाला है क्योंकि ये दशम गण के धातु होते हैं वो नेचुरली उभयपदी होते हैं। तो इसमें ज्ञापयति ज्ञापयते, तो आत्मनेपदी प्रत्यय ते वाला फॉर्म होगा, परस्मैपदी प्रत्यय ती वाला फॉर्म होगा, ठीक है। तो ज्ञापयति अपने लिए जब दूसरों को कुछ ज्ञापित करे, मुझे दुख हुआ तो मैं दूसरों को बताती हूँ, मेरा दुख ज्ञापन करती हूँ, तो उसका अर्थ ये होता है कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, तो ज्ञापये ऐसा बोलूंगी, ठीक है। जैसे मैं दूसरों का दुख दूसरों के लिए बता रही हूँ कि देखो वो दुखी है, तो दूसरों को जाने कि उसको कुछ हेल्प करे, बस हेल्प, उदाहरण के लिए बता रही हूँ। तो ज्ञापयामी, ठीक है, ज्ञापयामी, आप लोगों के हित के लिए या दूसरों के हित के लिए कुछ बोलते तो ज्ञापयामी, अपने हित के लिए, अपने मेरे में वो फल आना है, ज्ञापन का फल मेरे अंदर आना है, तो ज्ञापये, इस प्रकार, ठीक है। तो ज्ञापयति ज्ञापयतः ज्ञापयन्ति परस्मैपदी है, ज्ञापयते ज्ञापयेते ज्ञापयन्ते आत्मनेपदी के रूप है। ये हो गया अपना दशम धातुओं के, ठीक है। कुछ मैंने प्रयास किया है कुछ धातुओं को एक जगह करने का। तो शम शाम ये कोई पढ़ेंगे तो भी चलेगा। उनको बुलाते हैं अपनी शिल्पा भगिनी, शिल्पा भगिनी। आत्मनेपदिनः दशम गण धातवः। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं आ रही है। शम शाम शामयते सोचना, वेदयते अनुभव करना, त्रुट त्रोटयते काटना, तर्ज तर्जयते निंदा करना, निंदा है वो गलत है, निंदा करना, लक्ष्य लक्षयते संकेत करना, भत्स भत्सयते अवहेलना करना, मंत्र मंत्रयते रहस्य बात करना, चित चेतयते चिंतन करना, पुत्सयते तिरस्कार करना, मान मानयते गर्वित होना। हाँ, ठीक है, गर्व करना या फिर गर्व करना दोनों हो सकते हैं। तो इनको आप उस फॉर्मेट में लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो भत्सयते मैंने एक फॉर्म दिया है, कुत्सयते एक फॉर्म दिया है, बाकी फॉर्म्स आप उस टेबल के आधार पर स्वयं बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम चलेंगे अन्वय करने सीखेंगे, ठीक है। आज के पाठ का एक ये अंश है कि हम अन्वय सीखेंगे, ओके। मैं अन्वय आपको मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, पर मैं आपको इसी पर बता देती हूँ, टाइप करते हुए बता देती हूँ, ठीक है। इट वाज लाइक इसी में बता दूंगी आपको अन्वय करना, ठीक है। क्योंकि भैया ने पूछा था कल कि अन्वय ने अपने एक पाठ में, बुधवार के पाठ में पूछा था कि आप अन्वय कैसे कर रही हैं। तो अन्वय के बारे में थोड़ी नई बातें जानेंगे, हमारे पास समय है। अन्वय होता क्या है? सबसे पहले अन्वय होता है अपनी भाषा में, ठीक है, अपनी भाषा में जो वाक्य है उस वाक्य में पदों का एक ऑर्डर रहता है, एक क्रम रहता है। पदों का क्रम जो है हर भाषा में यूनिक रहता है, उनका क्रम उनका इडियम के अनुसार, उनके भाषा के लक्षण के अनुसार एक सॉलिड फॉर्मेट में ही होता है। 99.9%, ठीक है, 99% ओके, 99% अपनी भाषा में जो वाक्य का स्ट्रक्चर है वो समान रहता है सर्वत्र, या एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। और जैसे आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में वो अपना अलग चलता है, ओके, हिंदी में अपना अलग चलता है। तो प्रायः भारतीय भाषाएं जो है प्रायः उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये ऑर्डर रहता है, ठीक है। उसका क्या रहता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर वर्ब, ओके। तो ये ऑर्डर प्रायः
तो हम इसको बोलेंगे SOV, ठीक है, SOV ऑर्डर। इंग्लिश में क्योंकि हम देखते हैं कि रामः अन्नम खादति, ठीक है, तो हम संस्कृत के हिसाब से ही चलते हैं। तो रामः अन्नम खादति, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। हम अभी इंग्लिश को देखेंगे तो ये भारतीय भाषाओं का है, ठीक है, भारतीय भाषायाः एतत्, ठीक है। फिर इंग्लिश में हम लोग देखेंगे तो वो आता है अलग से, ओके, उसका रहता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो कैसा, उसका एक उदाहरण देखेंगे। यही रामः अन्नम खादति को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, रामा ईट्स फूड, ठीक है। तो ये हो गया SVO ऑर्डर। तो इंग्लिश का एक अपना अलग रहता है, ठीक है, इंग्लिश का अलग रहता है ऑर्डर, इसी से हमको पता चल जाता है। इतना उदाहरण काफी है, बाकी पूरा एक ये करने की आवश्यकता है। तो ये बहुत ही बेसिक वाक्य है जिसमें केवल इतने ही है। अब एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, एडवर्ब्स होते हैं, ये प्रीपोजिशंस होते हैं, और जैसे फ्रॉम, ऑफ, इफ, ऐसे कनेक्टिंग इफ क्लॉज वाले होते हैं। तो ऐसे प्रत्येक सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है, जो इंग्लिश के लिए हाँ अलग होता है, हिंदी के लिए अलग होता है, संस्कृत के लिए अलग होता है। इसका जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत ही अधिक मुख्य है अन्वय करने के लिए, ठीक है। केवल इसी बात का नहीं, अन्वय के लिए संस्कृत भाषा का आना बहुत मुख्य है, क्योंकि उसके बिना अन्वय नहीं सीख सकते। तो आप मेरे से प्रथम प्रश्न करेंगे कि भाई आप तो, हम तो बहुत बेसिक स्टूडेंट्स हैं, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, आप हमें कैसे अन्वय सिखा सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप उस पर सोचें, उस सोच को मैं आज आपको सिखा रही हूँ। मैं अन्वय करना नहीं सिखा रही हूँ, अन्वय करने में क्या क्या स्टेप्स रहते हैं वो बता रही हूँ, ताकि आपको आगे काम आए, ठीक है, आगे आप इस पर चिंतन कर सके, इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो जब हमको संस्कृत के श्लोक के हमको लेके करना है, तो ये कहाँ काम आता है अन्वय, नेक्स्ट स्टेप तो होता क्या है, तो इट इज अरेंजिंग द वर्ड्स ऑफ संस्कृत इन द ऑर्डर ऑफ आवर ओन लैंग्वेज, ठीक है, इनटू द राइट ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स वेयर दे टेक प्लेस इन द सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में शब्द जहां जहां बैठते हैं अपनी भाषा में, उस क्रम में कौन सी भाषा का लिखना है, संस्कृत भाषा का, ठीक है। संस्कृत भाषा के शब्दों को हमारी भाषा के ऑर्डर में बिठाकर एक वाक्य को बनाना ही अन्वय होता है, ठीक है। और ये उसमें SOV या SVO जो भी ऑर्डर्स है उसको हम फॉलो करते हुए, अपनी भाषा के प्रमाण फॉलो करते हुए हम संस्कृत के सेंटेंस को करेंगे। प्रायः अन्वय इसी को कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि संस्कृत के जो बेसिक रूल्स होते हैं उनको भंग नहीं करना है। ये ध्यान रखना है कि संस्कृत में अगर कोई चीज अलग अलग आती, मतलब एक साथ आती है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आप बोलेंगे अरे संस्कृत में ऐसा, हमने तो सुना था कि संस्कृत में कोई भी शब्द कहीं भी रखो तो उसका बदलता ही नहीं है ना, आपके मन में आया है ना ये? हाँ आया है तो सही है, आपने सही सुना, क्योंकि संस्कृत सीखने से पहले संस्कृत के बारे में हम कई चीजें सुन चुके होते हैं, इसलिए मैं हिम्मत से बता रही हूँ ये बात। जैसे रामः अन्नम खादति ले लीजिए, अन्नम खादति रामः, खादति रामः अन्नम, खादति रामः अन्नम, ऐसे इस प्रकार आप कुछ भी ऑर्डर इसका कर दीजिए, एटलीस्ट 9 और 10 पॉसिबल इसके कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और सब एवरी सेंटेंस विल बी राइट संस्कृत में, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या, श्लोकों की बहुत प्रचलन संस्कृत में रहा है, श्लोकों का, ठीक है, बहुत अधिक श्लोक रचना हुई है संस्कृत में, इसीलिए क्योंकि ये एक पॉसिबल फीचर है, ठीक है। wherever you keep the word it will mean the same, the sentence will mean the same, word will mean the same। so इंग्लिश में क्या होता है, आप एक शब्द को लेकर आप उसको अलग जगह रखेंगे तो उसका ग्रामेटिकल कैटेगरी बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है, और उसके कारण से पूरे सेंटेंस का ही अर्थ बदल जाता है, ठीक है, ओके। तो इसी प्रकार से ये कई सारे हजार्ड्स होते हैं अन्वय करने में,
ओके, इसीलिए हमको थोड़ा समझ के करना पड़ता है। और हम किस भाषा को आधार बनाकर कर रहे हैं? हमारी भाषा को, मातृभाषा को। और हम लोग सब भारतीय हैं, भारतीय भाषाओं का ऑर्डर संस्कृत से काफी मिलता जुलता है। लेकिन संस्कृत में ये समस्या है कि कभी किसी ने सेंटेंस रूल्स फॉलो नहीं किए, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अधिक से अधिक कार्य संस्कृत में श्लोक के रूप में हुए हैं। एक्चुअली हम उसको कविता बोलते हैं, हमने श्लोक लिखा तो हम उसको कविता मानते हैं, पर संस्कृत में जो हम नॉर्मल जैसे ये बात संभाषण चल रही है, इसको भी हम श्लोक बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अभी वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। हमने सबने ये श्लोक पढ़ा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, आज के लोक में कौन है जो गुणवान है, वीर्यवान है करके पूछ रहे हैं। ये कोई कविता है क्या? कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, ये कोई कविता है क्या? नहीं है ना। इस लोक में कौन है जो गुणवान है, कौन है जो वीर्यवान है, ये पूछ रहे हैं, पर वो श्लोक में है, ठीक है तो श्लोक, पर वो कविता नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो होता ये है कि वो सारा ये जो फीचर है कि हम कहीं भी किसी भी शब्द को रखेंगे उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होगा, इस कारण से संस्कृत का सारा वाङ्मय श्लोक निबद्ध है। तो हमें अन्वय की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम उसे खोल के अपनी भाषा में समझना चाहते हैं। तो अब कर लो, अनुवाद कर लो, किसने मना किया? अनुवाद कैसे कर रहा है कोई? संस्कृत से मैंने कहा कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इसी सेंटेंस को मैं यथातथ लिखूंगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें अस्ति ही नहीं है। कौन कहा अस्ति करके? को नु अस्मिन्, कहा नु अस्मिन् लोके, साम्प्रतं लोके, साम्प्रतं बीच में डाल दिया। को नु अस्मिन् लोके साम्प्रतं गुणवान वीर्यवान। इस प्रकार हमको एक ऑर्डर चाहिए पड़ती है अनुवाद करने के। तो अनुवादक श्लोक को पढ़ते ही समझ लेता है कि इसका क्या ऑर्डर है, इसको हम अपनी भाषा में कैसे करें। बस थोड़ा सा आयरनिंग, इस्त्री करनी पड़ती है उसको, थोड़ा एक मीनिंगफुलनेस लाने के लिए। पहली बार हम किसी श्लोक को देख के उसको खोल के कर रहे हैं तो हमको भी बहुत परेशानी होती है। मैं तो टाइपिंग में करती हूँ, इसलिए वर्ड्स इधर उधर कर देती हूँ तो सेट हो जाता है। टाइपिंग का एक एडवांटेज रहता है कि यू कैन जस्ट कट पेस्ट द वर्ड्स वेयरएवर यू रिक्वायर, ठीक है। ऐसा मैं अन्वय करती हूँ। तो ये सब एक भूमिका के रूप में बताया। और जैसे मैं ट्रेडिशनल अन्वय नहीं सिखा रही हूँ, ट्रेडिशनल अन्वय में दंडान्वय, खंडान्वय, पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, मैंने गुरु से नहीं सीखा है। ये अन्वय मैंने खुद कर करके सीखा है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल अन्वय बता रही हूँ। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आप अन्वय पढ़ रहे हैं तो आप ट्रेडिशनल अन्वय पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल वाला, कन्वेंशनल वाला हम नहीं पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल वाला हम अप्लाई कर रहे हैं। अभी आज के लिए मैं आपको एक श्लोक देती हूँ, वी विल डू दैट, ठीक है। एक ये हमने श्लोक लिया और हम कोशिश करेंगे कि इसका अन्वय हम करें। मक्षिका व्रणमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पार्थिवाः नीचाः कलहमिच्छन्ति संधिमिच्छन्ति साधवः, या फिर शांतिमिच्छन्ति साधवः। ये पाठ बहुत अच्छा रहता है, शांतिमिच्छन्ति साधवः। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा अन्वय करने का विधान नेक्स्ट टाइम वर्कशॉप करेंगे क्योंकि अभी समय अधिक नहीं है। आई वांट टू रियली कवर दिस टुडे, ठीक है। तो ये मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मक्षिका व्रणम इच्छन्ति, इच्छन्ति है इसलिए मक्षिकाः होगा, व्रणम इच्छन्ति होगा, ठीक है। धनम इच्छन्ति को भी तोड़ेंगे। पहले हम पद विभाग, हाँ एक और बात बताना है कि अन्वय का अंतर्भाग पद विभाग होता है। सबसे पहला स्टेप पद विभाग होता है। नेक्स्ट स्टेप हमको संधि विच्छेद पहले सीखना होता है पद विभाग करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई संधियां वगैरह नहीं है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मिला के लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए पद विभाग की भी, संधि का भी ज्ञान होना आवश्यक है आपको अन्वय करने से पहले। एक्चुअली इसलिए दिस विल नॉट बिकम अ वेरी लाइक प्रारंभिका फ्रेंडली, ठीक है, जो बिगिनर फ्रेंडली नहीं है अन्वय का टॉपिक, ओके। तो ये हम कर लेते हैं। इसको करने के बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इधर लिखती हूँ। तो नेक्स्ट में क्या करती हूँ, इसको मिला देती हूँ, ओके। इसको मिला के लिखेंगे, ये हो गया पद विभाग अपना यहाँ तक, ओके। अभी नेक्स्ट अन्वय। तो अब हमारा ऑर्डर क्या बताया हमने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो मक्षिकाः व्रणम इच्छन्ति, वर्ब ये सही में है। धनम इच्छन्ति पार्थिवाः, अब ये क्या होना चाहिए था, पार्थिवाः सब्जेक्ट है तो पार्थिवाः धनम इच्छन्ति आ गया।
फिर नीचाः कलम इच्छन्ति, ये भी ऑर्डर में ही है अपने आप। शांति इच्छन्ति साधवः, बस इस साधवा को लेके इधर लाना है, खत्म हो गया अपना अन्वय। ओके, मक्षिकाः व्रणम् इच्छन्ति, पार्थिवाः धनम् इच्छन्ति, नीचाः कलहम् इच्छन्ति, साधवः शांतिम् इच्छन्ति। समझ गए? बस ऐसे करते हैं अन्वय। ये बहुत ही मैंने बेसिक श्लोक लिया है, इसमें प्रायः आपको साधवः, अभी वो भी हमको कवर हो गया है, गुरु गुरु गुरवः, तो साधु साधु साधवः, तो ये भी हमारा कवर हो चुका है। इसलिए आई थॉट आई इंट्रोड्यूस दिस अन्वय कॉन्सेप्ट टू यू। तो हम छोटे छोटे से श्लोक लेंगे जो हमारे कवर्ड सिलेबस में हमको शब्द मिल जाएंगे जिसको आप समझते हैं, क्योंकि आप शब्दों को समझे बिना आप अन्वय नहीं कर सकते, संधि जाने बिना आप अन्वय नहीं कर सकते। तो मैंने च करके एक संधि शायद आपको इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में, च जो होता है वो, अगर नहीं किया तो अगले सप्ताह करूंगी। च से काफी सारे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उस संधि को आप यार और अभी भी सीख सकते हैं, थोड़ा सा सिंपली बता देती हूँ। जब च आता है तो जैसे रामश्च करके आता है एक शब्द, ठीक है, यहाँ पर रामोन्नम खादते भी सिखा सकते हो, पर ठीक है, ठीक है, रामश्च है, ठीक है। तो ये होता है रामः प्लस च। ओके, तो रामः प्लस च, ये जो रामश्च, इसके स्टेप्स बताती हूँ। रामश प्लस च, ठीक है। तो ये जो रामश्च इक्वल टू रामश प्लस च इज इक्वल टू रामः प्लस च। तो आपको क्या समझ में आया? ये जो श है, ये श इज नथिंग बट ये विसर्ग है। अब मैं विसर्ग को अलग से नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इसको डाला है। या फिर ऐसा करते हैं, विल डू वन थिंग, रामा, फिर इसको वह को इस प्रकार कॉलन यूज करेंगे, ठीक है, विल राइट द कॉलन, ठीक है, ये यूज करेंगे, देन वी कैन मेक इट रेड, ठीक है। ये जो श है वो विसर्ग है एक्चुअली। ओके, रामश प्लस च, रामः प्लस च। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट संधि है, बहुत जगह आता है ये संस्कृत में। एक्चुअली मैं इसका एक्सरसाइज करा के ही बताती हूँ, बट विल डू एक्सरसाइज सम अदर टाइम। तो इसके अलग अलग लेंगे, बस इतना ही हमको। ये कुछ कुछ छोटे छोटे संधि, मैं संधि का पाठ अलग से नहीं पढ़ाती हूँ, मैं थ्रू जब भी हमको उस विषय का ये आता है तब तक थोड़ा थोड़ा बताते चली जाती हूँ, ठीक है। एक और हमारे क्लास में आया था, वो संधि भी बता देती हूँ, क्योंकि अभी अन्वय का संदर्भ है, थोड़ा सा संधि ज्ञान आपको पता चल गया, ठीक है। तो उस दिन आप लोगों में से किसी ने पूछा था, शायद कोहन भैया ने, कि रामो राजमणि ही है, तो ये ओ क्या है, ठीक है। ये जो ओकार है वो भी विसर्ग है, ठीक है। तो मैंने बताया था रामः राजमणिः, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं है, ये जो ओकार है वो इसी का ये है, ठीक है। तो विसर्ग का ही एक परिणत रूप है, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, विंडो वन थिंग, ओ डालते हैं, इसमें ओ नहीं डलता है, ओ कहाँ है, हाँ ये ओ है, राइट। तो विल इंसर्ट इट, तो ये ओ बन गया हमारा, ठीक है। रामो, तो राजमणि ही, इसमें इधर नहीं, इधर आना, इधर विसर्ग डालते हैं, ठीक है। तो दैट ओ इज नथिंग बट विसर्ग। यूनिकोड में ना वो एलो नहीं करता है, अलग से ये नहीं लेने देता है। तो विसर्ग नंबर्स के बाद है, कहाँ है, ये मिल जाना, हाँ ये प्रारंभ में रहता है, ये रहा विसर्ग, राइट। ओके, तो ये हो गया। तो दिस ओ इज नथिंग बट द विसर्ग। ओके, तो इस विसर्ग को इसके कम से कम 5 या 6 रूप होते हैं विसर्ग के। उसमें से एक है श, नहीं 8 रूप्स होते हैं शायद। एक है श, एक है ओ, एक्चुअली ये ऊ है, ठीक है। रामा ऊ होता है विसर्ग के स्थान पर, ठीक है। तो उसको हम रामा प्लस ऊ, आ प्लस ऊ, ओ हो जाता है। हमने गुण पढ़ा था ना, ऊ का ओ गुण होता है, तो वो चीज यहाँ पर भी संधि के रूप में आती है। आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ। गुण संधि और गुण होना अलग है, ओके। ओके, अभी बंद होने को आया है, एक और स्टूडेंट आए हैं। गोपाल बंद होने वाला है। ओके, राइट, हाँ। तो ये ओ हो गया, रामो राजमणि ही। ओ क्या है, जहां पर भी आपको, जैसे ध्रुपो जयति ओ है, हाँ। और
इस प्रकार के कहीं भी आपको आता है ओ आता है तो प्रायः वो विसर्ग हो सकता है और वो प्रथमा विभक्ति का रूप होता है। ठीक है, तो ये तो हरि ही में आता है क्या, हरो करके आता है क्या, नहीं आता, ये केवल अकारांत में आता है। ठीक है, अकारांत में होता है विसर्ग का परिवर्तित रूप। तो उसके सारे कंडीशंस तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बट दिस इज इट। आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं एंड आई जस्ट रिवाइज व्हाट वी हैव डन टुडे। हमने किया है अकारांत पुल्लिंग का विभक्ति प्रत्यय, हमने देखा, रिवीजन किया पूरा अकारांत का। ठीक है, फिर उसके रूप देखे, शब्द रूप देखे, फिर उसके बाद उसके प्रत्यय जोड़े हुए और शब्द रूपों का एक साथ हमने पूरा देख लिया और नपुंसक लिंग शब्द का, फल शब्द का भी सारे रूप हमने देख लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इकारांत उकारांत पुल्लिंग शब्दों का हमने रूप पढ़े हैं, उसके कहाँ कहाँ से वो भिन्न होते हैं अकारांतों से, वो सब हमने एक ये बना लिया है। ठीक है, तो इससे पृथक है, बस इधर हमें ध्यान देना है, बाकी सब अकारांत जैसे ही है। ये भावना जो है वो शब्द रूपों को सीखने के लिए आपको प्रेरित करेगी। आप ये नहीं समझेंगे कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, इट्स ऑलरेडी यू नो मेनी ऑफ दोस थिंग्स, भ्याम भी सब आपको ऑलरेडी पता है, यो हो आपको पता है, भ्यः भ्यः आपको पता है। ठीक है, बस उसकी जगह थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करके उनको ये करना है, जहां वो अलग है वहां पर हम थोड़ा ध्यान देके पढ़ लेंगे। और ई य से रिलेट होता है, उ व से रिलेट होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन इस अंश में। ठीक है, और षष्ठी और पंचमी हमेशा समान रूप चलते हैं, मतलब जो षष्ठी का पंचमी का रूप होता है वही षष्ठी का रूप होता है, जो षष्ठी का होता है वही पंचमी का होता है, अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसक लिंग को छोड़कर बाकी सब जगह ये अप्लाई होता है। ओके, तो ये नेक्स्ट हमने इसलिए उकारांत और इकारांत के प्रत्यय पढ़े। ठीक है, ये विभक्ति प्रत्यय है। ठीक है, क्या ये मूल अंश है जो हर इकारांत शब्द से जुड़ते हैं, जो हरि जैसा दिखता है। अंत में जिसके पास ई है वो सब हरि जैसा, अंत में जिसके पास उ है वो गुरु जैसा इसके रूप चलते हैं। तो उसके बाद हमने ये पढ़े हैं, कुछ शब्दों को हमने देखा कि इकारांत शब्द है ये, तो ये हरि के रूपों में हम इसको अप्लाई करेंगे। अब हरि देख के आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको हरि देख के नहीं करना पड़ेगा, ये देख के आप कर सकते हैं। इहि ई अयहा इम ई ईन, तो आप शब्द को याद करने से अच्छा ये याद कर लो। ठीक है, तो आपको काम आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अरिही, तो कोई एक दो शब्द ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसी के प्रकार हमने कुछ उकारांत शब्द भी हमने पढ़े हैं जिनको हम गुरु के स्थान पर रखकर अप्लाई करेंगे, उनके सारे रूप बना लेंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा आत्मनेपद प्रत्यय सामान्य रूप से, कि सभी को एक जगह हमने देखने का प्रयास किया। ओके, तो वो कैसे बनते हैं, कैसे ये होते हैं, फिर हमने परस्मैपदी के साथ भी उसको तुलना करके हमने देख लिया। उसके बाद हमने पढ़ा आत्मनेपद प्रत्ययों का दशम गण रूप। दशम गण का ये इम्पोर्टेंस है, ये विशेषता है कि वो परस्मैपदी आत्मनेपदी दोनों लेता है, यानी कि वो उभयपदी होता है। ठीक है, फिर ये दशमगण धातु के कुछ उदाहरण हैं जिनको आप इसी प्रकार ज्ञापयति ज्ञापयते के रूप के आप लोग इनको रिप्लेस करके बना सकते हैं। तो ये मॉडल के ऊपर बहुत चलते हैं, तो आपको हर चीज का जो जो मॉडल्स मैं आपको बताते जा रही हूँ उनको आप अप्लाई करते जाइए। यहीं पर हम अपना पाठ समाप्त करते हैं, प्रार्थना करके अंत करेंगे। कुछ संदेह है तो पूछ सकते हैं। और फिर हमने अन्वय भी पढ़ा, सॉरी ये मैंने रिवीजन नहीं किया, अन्वय भी पढ़ा और हमने एक श्लोक का अन्वय करने का प्रयास भी किया। अन्वय करने में हमको पद विभाग करना पड़ता है, पद विभाग के ज्ञान के लिए संधि का ज्ञान आवश्यक है, एक भाषा जिसको कर रहे हैं उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आवश्यक है, और कुछ एक दो संधियां का ज्ञान भी आवश्यक है, जिसका मैंने एक उदाहरण के रूप में आपको 2 संधि बताए हैं। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होता है, हमारी सारी भाषाओं में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर होता है। तो ये बहुत बेसिक सेंटेंस के लिए है, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस में आपको परेशानी होगी। अभी आप अन्वय ट्राई मत कीजिए, केवल उसका जानने का आनंद लीजिए कि हमको भी पता है अन्वय क्या होता है, वी नो ऑल द स्टेप्स, बट डोंट ट्राई टू डू इट राइट नाउ। अभी आपके पास उतना पद ज्ञान नहीं है जिसको आप अप्लाई कर सके। श्लोकों को फटफट लेकर अब हम रामायण खोलेंगे, फटाक से हम पूरा कर देंगे, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, वो दिन आएगा, अवश्य आएगा, तुरंत आएगा, पर अभी नहीं। ओके, चलिए प्रार्थना करके अंत करेंगे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीन् महिषाः, गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। सभी को शुभमस्तु। नया ज्ञान आपको मिला है, ये ज्ञान आपको आनंद दे, इसकी आशा करती हूँ। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद भगिनी।